हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, तैयारी अच्छी चल रही है। IBACIO का एग्जामिनेशन 16 से 18 तारीख को हो रहा है। अगर आपको देना है एग्जामिनेशन तो उसके हिसाब से भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। चीजें सीखने ना काफी नहीं होता, आपको एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से कुछ मॉक्स भी लगाने चाहिए, जिससे कि आपको पता चले किस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना है। पिछली बार अनएक्सपेक्टेड चीजें IBACIO में देखने को मिली, जहां 2021 का पेपर कंपेरेटिवली काफी ज्यादा इजी था, वहीं 2023 में जब एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, जनवरी 2024 में हुआ था 23 वाला एग्जामिनेशन, तो उसमें पेपर का लेवल काफी ज्यादा डिफरेंट पूछ लिया, काफी मुश्किल चीजें पूछ ली, तो बच्चे एग्जाम में समझ ही नहीं पाए क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। उनका अटेम्प्ट करने का तरीका बेकार था, जिसकी वजह से वो स्कोर नहीं कर पाए। हालांकि पेपर का लेवल भी अच्छा था, लेकिन अगर थोड़ा सा अटेम्प्ट करने का तरीका वो बेटर कर पाते, बाद में बच्चों का रिस्पॉन्स यही था, सर सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अगर हल्का सा भी आइडिया होता इस तरीके का पेपर आ जाएगा तो हम शायद बेहतर कर सकते थे। अगर आप इस साल पेपर देने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपना अटेम्प्ट करने का तरीका बेहतर करके जाइए, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। उसके लिए एटलीस्ट कुछ मॉक्स लगा लीजिए, चाहे प्रीवियस ईयर के लगा दीजिए, वरना हम आरबी के लाइव मॉक भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइव मॉक 1 हो चुका, उसका एनालिसिस मैं आपको कराऊंगा, तो ये दे दीजिए। क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है तरीके समझ लीजिए थोड़े बहुत, जिससे कि आप अपना टाइम बचा सकें कि कौन से क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ने हैं, कौन से पहले करने हैं, डोंट लेट। तो यहाँ पे इसमें मैं आपको आरबी का जो लाइव मॉक 1 अभी कंडक्ट कराया गया था, इसका सारे क्वेश्चंस मैथ्स के कराऊंगा। इसके अलावा अटेम्प्ट करने का तरीका भी थोड़ा बहुत बताऊंगा कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है मैथ्स सेक्शन में, और आपका यहाँ पे एनालिसिस भी करूंगा कि सेफ स्कोर क्या था इस मॉक में, कितने लोगों ने कितना स्कोर किया, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। पूरी वीडियो देख लेना, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। IBACIO देने वाले हो तो दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेंगी वो बताऊंगा मैं। सबसे पहले देखो, IB मॉक 1 आरबी की वेबसाइट पे जाओगे लाइव टेस्ट में। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो आप जाके दे लीजिए, इसे दे सकते हैं आप अभी भी। और इसके साथ साथ सीजीएल का भी पैरेलली लाइव मॉक 32 चल रहा है, अगर वो नहीं दिया है तो सीजीएल वाला भी आप दे सकते हैं। ये आरबी की वेबसाइट पे आप जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लाइव टेस्ट वाले पे क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको ये सारे के सारे टेस्ट जो मैंने बताए वो आपको दिख जाएंगे लॉगिन करने के बाद, ठीक है। जो आरबी वाला मॉक है तब तक 3000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं, और इसके बेसिस पे एनालिसिस बताऊंगा। इसमें लोग एवरेज में सिर्फ 100 में से 33.25 ही स्कोर कर पा रहे हैं, और जब पिछली बार IBACIO का एक्चुअल एग्जाम हुआ था उसमें भी सिमिलर सी हालत एस्पिरेंट्स की देखने को मिल रही थी, इसलिए हमारी कट ऑफ भी काफी कम गई थी। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो यहाँ पे इस मॉक में 70 से ज्यादा स्कोर करने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, 50 से ज्यादा स्कोर करने वाले सिर्फ 307 कैंडिडेट है। मतलब अगर आप 100 में से 50 भी ले आते हो तो अभी आप किस पे पहुंच जाते हो, 90 परसेंटाइल पे पहुंच जाते हो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ऐसी 45 से ज्यादा स्कोर करने वाले 628, और इस तरीके से डेटा आपको सारा का सारा यहाँ पे टोटल मार्क्स और यहाँ पे परसेंटाइल दिख जाएगा। एवरेज स्कोर 33.42 है, और अगर मीडियन स्कोर की बात करें, मतलब 50% बच्चे 35.75 मतलब 36 से कम स्कोर कर रहे हैं, 50% बच्चे ही इस मार्क को क्रॉस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव टू बी पेशेंट वाइल अटेम्प्टिंग, और आपको कोशिश करनी है सारे क्वेश्चन एक बार दिख जाए। कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन देखे 3-4 क्वेश्चन लगातार देखे, कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड आपको पूरा आगे मूव करते रहना पड़ेगा, जिससे कि आप एक अच्छा रिस्पॉन्स ले पाए, ठीक है। इसकी अगर मैं सब्जेक्ट वाइज आपको स्कोर दिखाऊं तो आपको देख के हंसी आएगी कि ओवरऑल 100 में से कितने नंबर ला पा रहे हैं एवरेज में, 33.42। करंट अफेयर्स में लोगों के सिर्फ कितने नंबर आ रहे हैं, 20 में से सिर्फ 4 नंबर आ रहे हैं। जीके में कितने नंबर आ रहे हैं, 20 में से सिर्फ 4 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी थे। मैथ्स में 20 में से 7.3, रीजनिंग में 20 में से 9.5, और इंग्लिश में से 20 में से देख 9.47। देखो, अगर पेपर का लेवल ऐसे रहता है, जिन बच्चों को जीके में दिक्कत आती है अगर वो भी छोड़ दिया जाए, अगर आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश भी सही से अटेम्प्ट कर लो ना, तो आप 40 नंबर तक तो इजीली इन तीनों सेक्शन में ही स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आपकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए, आप सबसे पहले अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहले इंग्लिश को अटेम्प्ट करो, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगा ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका भर जाएगा, क्योंकि अगर आपने तैयारी सही करी, इंग्लिश की बच्चों की तैयारी ठीक रहती है, तो 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आप हो सकता है आराम से सोल्व कर पाए। कुछ क्वेश्चन में 1-2 में डाउट भी हो सकता है, वरना आप अटेम्प्ट तो हो सकता है इंग्लिश में 20 के 20 ही करके आओ। तो सबसे पहले आप इंग्लिश सेक्शन को देखिए, उसके बाद आप रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर रीजनिंग नहीं करना, उसके बाद आप डायरेक्टली जीके और करंट अफेयर्स में देख सकते हैं कि क्या चीजें, अगर इनकी प्रिपरेशन अच्छी है तो यू कैन गो विद जीके एंड करंट अफेयर्स। लेकिन उसमें भी आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन देखना है, ये नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में तुक्का लगाने के पीछे पड़ गए,
ठीक है, जो आपको आता है वो अटेम्प्ट करिए और आगे बढ़िए फिर रीजनिंग पे और मैथ्स पे। और इसमें भी जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो लंबे क्वेश्चन है, वो आपको लास्ट के लिए छोड़ने हैं। तो आपको कोशिश करनी ये है कि पूरे पेपर में आप देखोगे 30 to 35 मिनट के अंदर आप कम से कम इतना पेपर आपका सोल्व हो जाना चाहिए कि आप यहाँ पे 30 प्लस मार्क्स, या 30 प्लस मैं कम ही बोल रहा हूँ, 35 तक मार्क्स ले आए। 30 to 35 मार्क्स। इसमें क्या हो सकता है आपके, इसमें 10 क्वेश्चन मैथ्स के आपके इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। इसके अंदर आपके 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के मैं मान सकता हूं कि आप सही कर लेंगे अटेम्प्ट। 10 क्वेश्चन आपके इसमें रीजनिंग के अटेम्प्ट हो सकते हैं इस गिवन टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आपने ये अचीव कर लिया ना स्टार्टिंग के 30 से 35 मिनट में, 35 मार्क्स तक आपने इतना कर दिया कि 35 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। तो बचे हुए टाइम में आप थोड़ा सा और बेटर करके एटलीस्ट ईयर उनकी कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। ये मैं कम बता रहा हूं, आप इससे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। 35 मार्क्स का ना करके आप यहाँ पे 40 to 50 की रेंज में भी जिनकी तैयारी अच्छी है मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इतने क्वेश्चंस इजी आएंगे। आप मान के चलिए 100 में से 40 क्वेश्चंस आपको आराम से आते होंगे, जो कि बहुत कम टाइम में आप कर पाएंगे, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना है आपका। ठीक है, कट ऑफ की बात करूं, इस मॉक में यूआर से कट ऑफ जाएगी 47, ओबीसी से 44, ईडब्ल्यूएस से 42, एसटी से 40 और एसटी कैटेगरी से 37। लगभग इतनी कट ऑफ मान के चलो। पिछले साल जो पेपर हुए थे वो सारे के सारे पेपर मैंने आपको आरबी की वेबसाइट पे मॉक फॉर्म में दे रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। फुल लेंथ करने हैं फुल लेंथ करो, सेक्शनल करने हैं सेक्शनल करो, टॉपिक वाइज देने हैं टॉपिक वाइज दो। उनकी पीडीएफ भी आपको आरबी के टेलीग्राम चैनल पे हमने प्रोवाइड करा रखी है विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उससे भी चेक करके देखो अपनी परफॉर्मेंस के पिछले साल वाली कट ऑफ को आप क्लियर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उसी के बेसिस पे ये मॉक बनाया गया था। ठीक, तो आप देखेंगे यूआर की कट ऑफ भी वेरी कर रही है। ठीक है, लगभग 47 मिनिमम है और उससे लेके 58 की रेंज में हमने थोड़ा सा अच्छे लेवल का मॉक बनाया था आप लोगों के लिए। तो ये पहला मॉक भी था, आपका एक्सपीरियंस भी पहला है। आगे धीरे धीरे आपका स्कोर आने वाले मॉक में इंक्रीज कर जाएगा अगर आपने ये वाला मॉक दिया है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। और करंट अफेयर्स के लिए एक पीडीएफ अवेलेबल है, ये आपकी हेल्प कर सकती है। तो इसमें से सिलेक्टिव टॉपिक जो लास्ट वीडियो में बताए थे वो देख लेना अच्छे तरीके से। और पिछले साल के पेपर्स के मैथ्स के सॉल्यूशन मैंने अलग से करवा रखे हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस की ट्राई करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस। बाकी जो IBACAU की टेस्ट सीरीज है, इफ यू वांट टू परचेज यू कैन, इट इज नॉट नेसेसरी की परचेज करनी है। इसमें 10 टेस्ट हम आपको फुल लेंथ प्रोवाइड करेंगे ओनली 49 रुपीज में, डेट यू कैन टेक। और जो कोर्स यूजर्स हैं या फिर टेस्ट सीरीज यूजर्स हैं कॉम्बो वाले, उनके लिए फ्री है। सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है, देखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है। इसमें क्या दे रखा है, एक टैक्सी स्टैंड है, 2 कैब्स हैं जिनकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और ये 28 मिनट्स के इंटरवल में निकलती हैं। तो मैं यहाँ पे कैब 1 कर देता हूँ और यहाँ पे कैब 2 कर देता हूँ। 28 मिनट्स के इंटरवल में निकलेंगी और सेम डायरेक्शन में निकलेंगी। एक आदमी जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है टैक्सी स्टैंड की तरफ, कैब्स को 12 मिनट के इंटरवल में मिलता है। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ मैन क्या होगी। अब इस तरह के क्वेश्चन की ना एक डायरेक्ट ट्रिक होती है जिससे कुछ ही सेकंड में आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस करे हैं तो वेल एंड गुड है, आप करके आगे बढ़ेंगे। नहीं कर रखा, पहली बार देख रहे हो, इस तरह का क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ो। अब मैं इसका पहले बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। मान लो मेरे पास एक आदमी है, ठीक है, कैब यहां से निकली और दूसरी कैब, ये दोनों कैब कितने मिनट के इंटरवल में निकलेंगी, 28 मिनट के इंटरवल में निकलेंगी। तो अगर ये पर्सन है, ये पर्सन यहां पे खड़ा रहता है, ये मूव नहीं करता, तो पहले कैब 1 इसके पास आती, उसके 28 मिनट के बाद क्या होता, कैब 2 इसे मिलती। ऐसा ही होता ना। लेकिन इस पर्सन ने क्या करा, ये अपोजिट डायरेक्शन से इस साइड चल रहा है। कैब 1 की, इनकी कैब की स्पीड है 72, इसकी स्पीड हमें बतानी है क्या रहेगी। ठीक, अब हुआ क्या कि अगर ये अपनी डायरेक्शन में मूव नहीं करता तो कैब 1 आने के बाद कैब 2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगाती, 28 मिनट के बाद मिलती। लेकिन मिल कितने मिनट के बाद गई, आप कहेंगे सर क्योंकि ये पर्सन चल रहा था तो इसे मिल गई 12 मिनट के बाद। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस पर्सन को हमने थोड़ा ज्यादा दूरी पर रख दिया, जिससे कि जब कैब 1 यहां पे पहुंची, कैब 2 यहां से निकल रही है और कैब 2 का यहां से लेके यहां तक का रास्ता मैं कह सकता हूं अगर वो अपनी स्पीड से चलेगी तो 28 मिनट के अंदर ये दूरी को कवर किया जाएगा। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को d मान लूं, तो अगर कैब 2 अपनी स्पीड से कवर करती
तो इसको कितना टाइम लगता है 28 मिनट। तो स्पीड है 72, टाइम कितना हो गया 28 मिनट, आर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60, ये मेरा क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। बेसिक से बता रहा हूं आपको, ये है ना। और अब क्योंकि ये पर्सन अपोजिट स्पीड से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 72 प्लस एक्स। और अब इससे कैप कितने टाइम के बाद मिलेगी 12 मिनट के बाद मिलेगी। तो ये हो गई स्पीड, टाइम हो गया 12/60, तो ये हो गया मेरे पास क्या डिस्टेंस। दोनों डिस्टेंस को इक्वेट कर दिया, यहां से सोल्व करके आप किसका मान निकाल लेंगे x का मान निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 60 से 60 एलिमिनेट हो ही जाएगा आपका। 12 से काटूंगा तो ये 6 आ जाएगा, 28 को 6 से करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 168 में से 72 को घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू बचेगी 96 और ये आ गया x। ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल बेसिक मेथड। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पढ़ाने का तरीका समझ में आया। अब इसे मैं और कैसे सोच सकता हूं जो डायरेक्ट अप्रोच होती है। अब मैं डायरेक्ट अप्रोच भी लिखूंगा इसकी, ध्यान से समझना। अगर आपको एक लाइन में इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करना है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट चल रही हैं, कुछ मत करो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे कार की स्पीड हो गई और पर्सन की स्पीड हो गई। टाइम फाइनली कितना लगा 12 मिनट, तो यहां पे लिख दो 12। इन पहले कितना टाइम लगता अगर पर्सन मूव नहीं करता तो 28 मिनट के इंटरवल में मिलती, अब 12 मिनट में। इनका डिफरेंस देख लो, ये आ गया 16, तो ये हो गई मेरे पास 16, यहां पे लिख दो। ये इनकी स्पीड का रेशियो होगा कार की और पर्सन की। आप सोल्व करेंगे तो ये आ गया 3:4। 3 कार की स्पीड कितनी थी भाई 72 थी, तो 3 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा हमें यहाँ पे 24 से। 4 को मल्टीप्लाई कर दो 24 से तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 96। डायरेक्टली वन लाइन में हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने कहा जो कार चल रही थी जितने मिनट के इंटरवल पे वो निकल रही है वो हमें दे रखा है, और फाइनली कितने मिनट के इंटरवल पे पर्सन को मिलेंगी वो दे रखा है। तो जो लास्ट का टाइम है वो कार की स्पीड के रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दूसरी डायरेक्शन से जो पर्सन आ रहा है उसकी स्पीड के रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। और वहां से आप क्या कर सकते हैं अपना इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है डायरेक्ट शॉर्ट तरीका। अच्छा ये तरीका भी कैसा आया मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक भी समझा देता हूं। देखो मेरे पास यहाँ पे कार 1 थी और यहाँ पे मेरे पास क्या है, दोबारा से बना लेते हैं। कार 1 मेरे पर्सन के पास पहुंच चुकी है, ठीक है, और अब यहाँ पे कार 2 को निकलना है। मैंने मान लिया यहाँ पे अगर कार 1 पूरा खुद डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो 28 मिनट लगाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, लेकिन अगर पर्सन भी इसकी तरफ मूव कर रहा है तो ये दोनों कहीं बीच पॉइंट में मिल जाएंगे। अब कितने टाइम के बाद मिले, आप कहेंगे सर 12 मिनट कार 1 को लग गई है ना, और पर्सन ने भी कितना चला होगा 12 मिनट में चला होगा। अच्छा जो पर्सन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा, क्योंकि ये बीच में मिल रहे हैं, तो 12 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल करा कार को कितना लगता, आप कह सर पहले 28 मिनट में पूरा डिस्टेंस कवर हो रहा था अभी 12 मिनट चली है, तो कार को लगते हैं यहाँ पे 16 मिनट। जो डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कार को 16 मिनट लग रहे हैं वो पर्सन 12 मिनट में कर पा रहा है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगी। तो आप कहेंगे यहाँ पे सर मेरे पास कार की स्पीड है और यहाँ पे मेरे पास पर्सन की स्पीड है, ठीक है। इसका टाइम का रेशियो क्या है, कार का टाइम लग रहा है यहाँ पे 16 मिनट सेम डिस्टेंस को कवर करने में, यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं। पर्सन को कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट, तो यह मेरे पास जो इनकी टाइम का रेशियो है उसका इनवर्स क्या हो जाएगा स्पीड का रेशियो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 12:16, ठीक है। यही चीज आ गई जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, डायरेक्ट कंसेप्ट आपका यहां से बना, ठीक। जिसको पता है वो डायरेक्टली करे, वरना लास्ट के लिए छोड़ दे इस तरह के क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी जिसने नहीं पढ़ रखा वो छोड़ के जाए। अगला सवाल हमारे पास ये है, कहता है, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सवाल है, 4 लाइन का सवाल है, आपके ऊपर, आप लास्ट के लिए छोड़ना चाहे लास्ट के लिए छोड़े, वरना साथ के साथ कर लें, इसको कोई स्टेटमेंट नहीं है, मर्जी है आपकी। तो फिलहाल मैं लास्ट के लिए छोड़ देता हूं, हालांकि टाइम इसमें नहीं लगेगा। अगला सवाल, ये तो सिंपल सवाल है तो साथ के साथ अटेम्प्ट करेंगे। एक नंबर है, पहले हमने 13% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 30% बढ़ाने पर 13/10, फिर 50% रिड्यूस कर दिया तो कितना हो जाएगा 1/2, और फाइनल वैल्यू बनी हमारे पास 966। हमें बताना ओरिजिनल नंबर क्या होगा, n का मान क्या होगा। सोल्व कर लो भाई। आप देखेंगे 13 से काटूंगा मैं इसे तो 7 जा 91,
और फिर यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी डिक्रीज है, डिक्रीज था यहाँ पे, क्वेश्चन में कहता है एक नंबर को पहले हमने क्या करा 13% से डिक्रीज कर दिया 30% से, तो ये 7/10 हो जाएगा अपने आप का। अब जो वैल्यू बनी इसे इंक्रीज कर दिया 50%, 50% क्या होता है 1/2, तो पहले 2 था अब 1 से बढ़ा देंगे तो कितना हो गया 3। ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 966 के। हमें बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा। अच्छा देखो 7 और 3 क्या 10 और 2 को काट पा रहे, नहीं काट पा रहे, सो मेरा आंसर 20 का मल्टीपल होगा, ये दिख रहा है। अब 7 3 जा होता है 21, ये पूरा का पूरा इसे काटना चाहिए। 1 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आया, आप कहेंगे सर यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगी 6, तो 6 × 20, जो भी आंसर होगा लास्ट डिजिट क्या आएगी 20 आएगी। लेकिन हमारे 2 ऑप्शन है तो पूरा करना पड़ेगा हमें, तो कर लेते हैं। 21 से काटूंगा पहले तो ये 4 टाइम जाएगा और फिर 6 टाइम, 46 है तो ये आ जाएगा 920। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास, अब ये वाला सवाल हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है, हालांकि मुश्किल नहीं है फिर भी हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। चलो ये वाला सवाल है हमारे पास 2 लाइन का है, साथ के साथ कर सकते हैं। ए बी और सी ने एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी कुछ इस तरीके से कि 4 टाइम्स द शेयर ऑफ ए, 6 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ बी एंड 9 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ सी, ये बराबर है। अगर तीनों ने मिलकर इतना कमाया तो ए का शेयर बताओ। अब अगर ऐसा हमें बताना है तो आप कहेंगे सर अगर ए का शेयर ए, बी का शेयर बी और सी का शेयर सी माना है तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ए निकालना हो जब इक्वल्स टू में दे रखा हो तो बी और सी के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 जा कितना हो गया 54। बी निकालना हो तो ए और सी के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 जा 36, और सी निकालना हो तो ए और बी के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 जा 24, ये आएगा। अब इसे आप काट सकते हैं, किससे कट जाएगा, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 27 और 3 6 से कट जाएगा ना, 9 6 और 4, ठीक है। कंबाइंड वैल्यू कितनी है 19 है, किसके बराबर है 57,000 के। टोटल रेशियो शेयर इनमें बटना है, हमें बताना है किसका मान ए का, तो 9। अब ये कितने टाइम्स आ रहा है 3000 टाइम्स आ रहा है, 19 × 3000 इतना आएगा, तो 9 में 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 27,000, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बाकी जब आपने रेशियो देख ही लिए थे तो आपको दिख रहा था 9 का मल्टीपल आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन 9 के मल्टीपल थे तो हमें पूरा करना पड़ा। अगला सवाल हमारे पास 3 लाइन का क्वेश्चन है, CGL 2024 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। अब ये आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है कि भाई साथ के साथ करें या लास्ट के लिए छोड़ें। टाइम एंड वर्क का है तो जनरली लगता है हमें इजी होगा तो मैं साथ के साथ करने की कोशिश कर लेता हूं। हमारे पास कहता है अमन, भरत और चेतना 3 लोग हैं जिन्होंने एक काम की शुरुआत करी। चेतना 5 दिन के बाद काम छोड़ के चली गई जब हमारा 45% काम कंप्लीट हो गया था। तो मैं मान लेता हूं अमन की एफिशिएंसी ए है, भरत की एफिशिएंसी बी है और चेतना की एफिशिएंसी सी है। तीनों ने मिलकर काम किया, 5 दिन तक काम किया और उसके बाद चेतना छोड़ के चली गई, लेकिन तब तक 45% काम हो गया था, तो मैं कह सकता हूं ये 45% ऑफ वर्क के बराबर है। आगे जो रिमेनिंग वर्क है वो अमन और भरत ने कंप्लीट किया 10 और दिन लगा के। तो अमन और भरत ने 10 दिन काम किया और रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 100 में से 45 घटाऊंगा तो 55% वर्क को कंप्लीट कर लिया। तो हमें बताना है चेतना अकेले काम को कितने टाइम में करेगी। अगर देखो चेतना का मेरे को बताना है ना खाली, तो अमन और भरत ये दोनों साथ में, यहां पे भी साथ में, तो इन दोनों को हटा के क्या मैं किसी एक वेरिएबल से डिनोट कर लूं, इसे डी से, ठीक है। तो इन्हें डी से डिनोट कर लेते हैं, तो यहां पे करना हो तो आप सोल्व कर लेंगे। अगर मैं इन दोनों को काट दूं, ठीक है, रेशियो ले लूं, तो आप कहेंगे सर डी प्लस सी इंटू में 5 से ये कट जाएगा 2 और यहाँ पे W से W कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया और यहाँ पे ये 9 और 11 आ जाएगा। तो मेरे पास डिवाइडेड बाय यहां पे बचा डी, क्या ये 9 रेशियो 11 आ गया, यहां पे 2 भी है, ठीक। और इस 2 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 18 रेशियो 7। तो क्या मेरे को एफिशिएंसी के बारे में पता चल गया। आप कहेंगे सर डी की एफिशिएंसी अगर 7 है, डी प्लस सी की 18 है, तो सी की कितनी होगी, इसमें से इसे घटा दो तो ये 11 है, सॉरी, तो 18 में से 11 घटाया तो 7 रेशियो, ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, चेतना की एफिशिएंसी आ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई।
ठीक है, डी क्या है, ए प्लस बी। अच्छा, अब हमें बताना है कि चेतना अकेले काम को कितने दिन में करेगी। तो सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा कितना है, फिर चेतना की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेंगे, या तो आप इस इक्वेशन से निकाल लो या फिर कि दूसरी से। अब अगर मैं इस इक्वेशन से निकालता हूं, जो सेकंड इक्वेशन हमारी थी कि डी 10 दिन में, डी की एफिशिएंसी कितनी है 11, 10 दिन में कितना काम करता है 55% ऑफ वर्क। अगर 100% वर्क कराना है तो आप कहेंगे सर 11 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 55 इंटू में 100 कर दो, ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 100% वर्क। और इस काम को किससे कराना है, चेतना कितने दिन में करेगी, चेतना की एफिशिएंसी कितनी है भाई 7 है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम। तो चेतना का हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, 11 से काटूंगा तो 5 दूनी 200 भाग 7 बचा, कितना होता है ये तो हमने पढ़ रखा है ना, 2/7 कितना होता है रेशियो में, 28 4/7%। तो 28 4/7 इस तरीके से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है कंसेप्ट। सीजीएल 2024 फ्री में आया था, टीसीएस ने लिया था, और आईबी का पेपर भी आपका टीसीएस कराता है, तो ध्यान रखिएगा। हमने कर लिया। बाकी कुछ लोग इसमें फंस सकते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है या जिन्होंने मेरे पुराने सेशंस नहीं देखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, छूट गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो डेढ़ लाइन का सवाल है, साथ के साथ कर ही लो गया। हमारे पास कुछ पैसे हैं जो 3 फ्रेंड्स ने P, Q एंड R ने आपस में बांट दिए। किस रेशियो में, 6:5:9 में। अगर R को 1200 ज्यादा मिलते हैं P से, तो R को कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 3 रेशियो, ये हो गया 1200 के बराबर। तो Q का शेयर बताना है कि कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 1:400 के बराबर हो गया, 5 × 400 कितना हो गया, 2000 हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, साथ के साथ करने वाला था, कितना 30 सेकंड भी नहीं लगने इस सवाल में। ये वाला सवाल देखो, डेढ़ लाइन का, साथ के साथ करेंगे। कहता है जो बुक्स है वो खरीदी गई किस रेंज में, 300 से 350 के रेंज में। ठीक है, और उन्हें बेचा गया 450 से 500 की रेंज में। तो हमें बताना है कि 30 बुक्स पे ग्रेटेस्ट प्रॉफिट क्या हो सकता है। कितना सिंपल सवाल है। अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है 30 बुक पे, वो क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर 30 गुना में। एक बुक का मिनिमम प्राइस क्या हो सकता है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो सकता है वो हो सकता है 300, और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कितना हो सकता है 500। ठीक है, मैक्सिमम में से मिनिमम को घटा दो, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 200 इंटू में 30, 6000। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला सवाल हमारे पास, कौन सी एनुअल इंस्टॉलमेंट डिस्चार्ज करेगी एक डेट को जो कि है 26880 ड्यू इन 4 इयर्स एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अगर आपने इंस्टॉलमेंट वाली मेरी क्लास नहीं देखी है तो देख लो, जिन्होंने वो टॉपिक नहीं पढ़ रखा, इंस्टॉलमेंट पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट वाला बहुत आसान सवाल है। अगर आपने ये क्लास देख रखी है, नहीं देख रखी तो फिर इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट नहीं पता तो छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो कैसे करते हैं। हमारे पास जब भी लिखा हो ना ड्यू इन 4 इयर्स, ये समझ जाना, इसका मतलब ये है कि 4 साल के बाद जो मेरे को सारा पैसा, अगर मैं आज कुछ ना दूं, सीधा 4 साल के बाद दूं, तो मेरे को इतना पैसा देना पड़ता 4 साल के बाद। आज मुझे कुछ नहीं देना। ठीक है, अगर 4 साल के बाद देना था तो इतना 4 साल के बाद अगर एक अमाउंट देना हो मेरे को, तो मुझे इतना देना पड़ेगा। ड्यू इन 4 इयर्स का मतलब ये है। अगर अब लिखा होता है कि आज मैं 26,880 बोरो कर रहा हूं, तो क्वेश्चन बदल जाता है, फिर अलग हो जाता है क्वेश्चन। उस केस में थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता है क्वेश्चन, और उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, 4 साल बाद की वैल्यू निकालनी पड़ती। लेकिन हमें गिवन है कि 4 साल के बाद इतना देना है। तो पहली चीज तो ये है, अगर मैं 4 इंस्टॉलमेंट में उसे दे रहा हूं, तो मेरे को जो पैसा देना पड़ेगा ना, वो एक्चुअल अमाउंट सारी इंस्टॉलमेंट का मिला के इससे कम होगा। तो 4 इंस्टॉलमेंट देनी है, तो आप इसे 4 से भी डिवाइड कर लोगे। एक छोटी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, जो मेरी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इससे छोटी होगी। तो हमारे पास अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये 6 जा जाएगा और फिर 7 कुछ जा रहा है। चारों ऑप्शन इससे छोटे हैं तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें पूरा का पूरा सोल्व करके अब निकालना पड़ेगा। तरीका क्या होता है, आप कहेंगे सर 4 इंस्टॉलमेंट देनी है। मान लो पहली इंस्टॉलमेंट x की है, दूसरी भी x की है, तीसरी भी x की है और चौथी भी x की है, और फाइनली सारी इंस्टॉलमेंट बना के उस पे इंटरेस्ट लगा के बाद जो वैल्यू बननी चाहिए वो बननी चाहिए 26880। आप कहेंगे सर जो पहली इंस्टॉलमेंट है
वो मैं कब दूंगा, मान लो आज की बात चल रही है तो पहली इंस्टॉलमेंट होती है 1 साल के बाद, ये दूसरे साल के बाद, ये तीसरे साल के बाद और ये चौथे साल के बाद हमें इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट मैंने दी कितने साल पहले दे दी, क्योंकि ये अमाउंट तो मेरे को 4 साल के बाद देना था अगर मैं इंस्टॉलमेंट में ना देता, तो मैंने ये 3 साल, इनका डिफरेंस कितना हो गया 3 साल, 3 साल पहले दे दी, तो इस पे कितना लगेगा 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा। एक्स पे कितना 3 साल का इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 8% है ना। ऐसे इस पे 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा, इस पे 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा और इस पे कोई भी साल का इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट मोमेंट में मैं दे रहा हूं। तो 3 साल का है एक पे, फिर एक पे मेरे पास 2 साल का है और एक पे 1 साल का, इन सबको ऐड कर दो क्योंकि x और 8% तो कॉमन आएगा। तो ब्याज की वजह से जो मैं इंस्टॉलमेंट भर रहा हूं उस पे ब्याज इतना मिल गया और टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी भर रहा हूं 4x की। तो फाइनली जो ये वाला अमाउंट बनेगा ये बनेगा मेरे पास 26880 के बराबर। और यहां से आप सोल्व करके अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी अलग से बता रखे हैं लेकिन अभी डिस्कस नहीं कर रहा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 4x है, 6 और 8 48 और परसेंट है तो 0.48, तो 4.48x ये किसके बराबर होगा 26880। जिसकी तैयारी अच्छी है वो यहीं से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता है, वो डायरेक्टली देखता है भाई 4 ईयर है, 4 ईयर में टोटल जो टाइम का सम बनता है हमारा ये वो बनता है 6, याद करा रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8, तो 6 8 जा 48, तो आप कहेंगे सर 4x प्लस 0.48x, डायरेक्टली यहां पे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। यहां से क्वेश्चन शुरू होगा और आपको x का मान बताना है। अब 4.48 से इसे काटेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, आप कहेंगे सर पहले तो पॉइंट हटा लो तो 2 जीरो लग जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा अब ये किस वैल्यू से कट जाएगा, डायरेक्टली 8 से काट के देख लो, 8 से ये वाली वैल्यू कट रही है और ये वाली वैल्यू भी 8 से कट रही है, तो 8 से काटूंगा तो 5 जा और 56, 8 से ये वाली वैल्यू काटूंगा तो 4 जा 3 जा 3 जा 6 जा। अब 56 से पूरा का पूरा काट के देखो भाई 6 टाइम्स जा रहा है तो x का मान कितना हो गया 6000 हो गया। दिस विल बी माय आंसर। क्लियर। बाकी एक और चीज हमारे दिमाग में आ सकती थी, अगर मैं ऑप्शन को देखता हूं और मैं पूरा काटता भी नहीं तो यहाँ पे एक हमारे पास था 448 और ये x किसके बराबर था 26880 के बराबर था। सभी ऑप्शन में लास्ट में 2 जीरो तो आ रही हैं, तो आप कहेंगे सर ये 2 जीरो तो मेरी इंटैक्ट रहेगी, तो ये वाला पोर्शन जो है ये हम इससे काटेंगे। ठीक है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 0 है, या तो लास्ट डिजिट मेरी 0 हो सकती है या फिर मेरे पास यहाँ पे 5 हो सकती है। इन दोनों के अलावा कोई और पॉसिबल है क्या, 8 में किससे मल्टीप्लाई करूंगी लास्ट में 0 मिल जाए। ठीक है, तो या तो 0 या फिर 5, तो यहाँ पे लास्ट में 0 आएगा या 5 आएगा, तो ये 2 ऑप्शन बच रहे थे, ये दोनों कट गए। और अगर आप देखेंगे 448 किसी भी सूरत में फर्स्ट डिजिट मेरी 5 आ ही नहीं सकती। ठीक है, अगर ये 500 भी होता तब जाके मेरे को फर्स्ट डिजिट 5 मिलती है। 450 भी अगर ले लूं तो मेरे को ये 5 वाला रेंज समझ नहीं आ रहा, 0 और 5 है तो ये वाली बच रहा था 5 टाइम्स, तो ये पूरा का पूरा इसके पास तक जाएगा नहीं, ये 2 to 4 कुछ जाएगा, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास सिंपल सवाल है, 3 नंबर दे रखे हैं, उनका रेशियो दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ बताना है कि भाई क्या होगा। अगर 3 नंबर दे रखे हैं तो भाई इनका जो एचसीएफ रेशियो जब मैं लेता हूं तो इनका एचसीएफ वाला पार्ट टिकट जाता है, तो ये 5h मान सकता हूं, ये 8h मान सकता हूं और ये 4h मान सकता हूं। ये मेरे तीनों नंबर हो गए। इनका एलसीएम अगर मैं निकालता हूं तो इनका एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, आप कहेंगे सर 4 और 8h का 8h हो गया और 5h ये हो गया मेरे पास 40h। ये किसके बराबर हो गया 3200 के, तो h का मान कितना हो गया मेरा, यहां से 1 0 कट गया, 4 से काटूंगा तो 80। क्या आएगा, इनका एचसीएफ निकल के आएगा। जल्दबाजी में कोई भी गलती नहीं करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में कि भाई वो इन तीनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट करा तो ये आ गया 160,
आप कहेंगे सर इन तीनों का प्रोडक्ट इनटू में h, ये बराबर हो जाएगा 3200 के, और फिर सोल्व करके अपना आंसर निकाल देंगे 20, जो कि हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा भाई? दो के केसेस में तो ये चल जाता है कि अगर दो नंबर रेशियो में दे रखे हो तो इन दोनों को कर दो और उनके HCF से प्रोडक्ट कर दो तो वो एलसीएम बन जाता है। लेकिन अगर 3 नंबर हो 4 नंबर हो तो हम वैसे नहीं कर सकते, हमें इंडिविजुअली केसेस लेने पड़ते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। ये वाला फिर अगर एक लाइन का सवाल है, कैसे करेंगे? कहता है 3 नंबर है, उनका सम हमें 16 दे रखा है, उनके स्क्वायर का सम हमें दे रखा है यहाँ पे 32। तो हमें बता दो सम ऑफ क्यूब -3 टाइम देयर प्रोडक्ट क्या होगा। ये तो अलजेब्रा का बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड सवाल है। इसका अगर आपको पता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं इस वाले पार्ट को a मान लूं और इस वाले पार्ट को b मान लूं तो ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास a इंटू में 3 इंटू में b माइनस a डिवाइडेड बाई 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता है आपको? अगर पता है तो हम यहां पे पुट करेंगे, तो ये आ गया 16 इंटू में ये a स्क्वायर है, सॉरी 3 इंटू में 32 माइनस 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सोल्व करेंगे, 8 काट दूंगा तो मेरे 16 काटूंगा तो 8 आ गया। यहाँ पे 96 माइनस 256 तो ये बन जाएगा 160, और वो भी नेगेटिव का 160 इंटू में 8, 16 8 जा 128, नेगेटिव का ये आ जाएगा आंसर। अगर फॉर्मूला पता है, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो भाई बेसिक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास कितनी इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को कुछ भी बना दो। 3 माइनस 2 क्या हो गया? 1। तो एक वेरिएबल का मान एज्यूम कर सकते हैं हम अपनी मर्जी से, और एज्यूम करेंगे तो आप क्या करेंगे भाई? c को 0 कर दो। c को 0 कर दिया तो a प्लस बी मिल गया 16, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया हमें कितना? 32। अच्छा, हमें बताना क्या है? c को इसमें 0 कर दूंगा तो ये कट गया, ये कट गया। हमें बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, और ये होता है मेरे पास a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ab। फॉर्मूला पता है? तो अब हमें क्या चाहिए? ab का मान चाहिए। ab का मान कैसे मिलेगा? 3ab a प्लस बी। ठीक है, ab का मान कैसे मिलेगा हमें? आप कहेंगे सर यहाँ पे इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 32 है, प्लस 2ab, और ये किसके बराबर? 16 का स्क्वायर 256 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे ab का मान, इसमें 32 घटाएंगे तो मेरे पास 4 और 2, 224 मतलब 112 ab का मान आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दो तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो क्या होगा? 16 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 112 इंटू में 16। सोल्व करके आप क्या करेंगे? अपना आंसर निकाल लेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपके पास वही 1280 माइनस का। चले आगे। अगला सवाल इतना बड़ा इंग्लिश में, फिर उसके 4 ऑप्शन, असर्शन, रीजन। क्या पॉसिबल है एग्जाम टाइम में करना? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं, और मैं से कराऊंगा भी नहीं सोल्व। ठीक है, कराने का भी कोई मतलब नहीं बनता। बाकी डिटेल सॉल्यूशन तो टेस्ट सीरीज में भी डला हुआ था, यहाँ से देख लेना आप। ये इसका सॉल्यूशन है। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन था ये, फिर स्टेटमेंट बेस्ड आ गया। 2 स्टेटमेंट है। अब देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल अभी मैं आपको छुड़वा रहा हूं, लेकिन इनमें भी टाइम नहीं लगेगा। जब मैं करवाऊंगा आपको तरीके बताऊंगा कि कैसे करना है ऑप्शन की मदद लेके, तो कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। सोल्व भी नहीं करने होते आधे से ज्यादा ये सवाल। तो बस आपको लॉजिकल माइंड अपना ओपन रखना है कि क्या मैं इसे सोल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बस इतना ध्यान रखो। बाकी हाँ, कुछ कुछ टाइम एग्जामिनर घुमा के भी पूछ सकता है, तो उस केस के लिए हम रेडी रहेंगे। बट फिलहाल मान लो स्टेटमेंट बेस्ड देख लिया, मेरे को पता है यार हो सकता है आसान हो, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ये आ गया फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सिंपल छोटी छोटी लाइन है, आपके ऊपर है, करना चाहो साथ में कर दो। चलो ये भी छोड़ देता हूं। ठीक है, ये वाला सवाल 3 लाइन का दिख रहा है, वो भी पूरा नहीं ले रखा। क्या इसे हम टाइमली कर सकते हैं? मिक्सचर का दिख रहा है, सिंपल सा करके देख लेते हैं। कहता है एक मैंगो जूस है जो कि वाटर और मैंगो को मिला के बनाए 8:9 में।
2x लीटर वाटर मान लिया और 4x लीटर मैंगो कंसंट्रेट इसके अंदर मिला दिया, तो हमारे पास जो नया रेशियो बनेगा वो बनेगा 8:11। अच्छा, कितने में मिलाया गया है? जो पुराना सॉल्यूशन था उसके 170 लीटर में मिलाया गया है। अच्छा, अगर पुराना सॉल्यूशन 170 लीटर था तो इसमें मेरे पास वाटर और मैंगो कंसंट्रेट का रेशियो कितना हो गया? 17 रेशियो, ये 170 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1:10 को, तो ये हो गया मेरे पास 80 वाटर और मैंगो कंसंट्रेट हो गया मेरे पास 90, है ना। अब इसमें हमने क्या मिलाया था? 2x लीटर वाटर मिलाया था और 4x लीटर मैंगो कंसंट्रेट बनाया था। इसके बाद जो रेशियो बना था मेरे पास वाटर और मैंगो कंसंट्रेट का, वो आ गया 8:11। हमें क्या बताना है? क्वांटिटी ऑफ न्यू मैंगो जूस इन लीटर्स। तो नई क्वांटिटी क्या होगी? आप कहेंगे सर 80 + 90 तो 170 तो दे रखा था, और हमने 2x और 4x ये मिलाया तो 6x इसमें ये जोड़ दो, तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा 170 + 6x। अब अच्छा, अब सोल्व कर रहे हैं, या तो आप ऑप्शन का भी थोड़ा सहारा ले सकते हैं कि आप देख लें यहाँ पे कि 170 घटा दो और कौन सी वैल्यू 6 से कट जाए वो मेरा आंसर आ जाए। हम ये चीज देख सकते हैं, लेकिन अगर टाइम कई बार होता है इन चीजों में किल हो जाए, 2 ऑप्शन मिल जाए मेरे 6 से कटने वाले, उस केस में फिर हमें पूरा करना ही पड़ेगा। तो इट्स अप टू यू वैसे करना है नहीं करना। बाकी इसे आप पूरा सोल्व करना चाहते हैं तो इजीली यहाँ पे सोल्व हो ही जाएगा ये। जैसे 2 से काट दूंगा 40, 45 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16x हो गया, यहाँ पे 11x हो गया, तो बचेगा 5x, ठीक है। यहाँ पे 8 × 45 360 और यहाँ पे 440 में से 360 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 80, x का मान आ गया 16, यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये 96 इसमें जोड़ देंगे तो ये 266। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास कहता है, अब देखो 1.5 लाइन का है, साथ के साथ कर सकते हैं 2.5 लाइन का। हमारे पास 6000 रुपीज है, सिंपल इंटरेस्ट पे लिए 12% पर एनम पे 4 साल के लिए, और 9000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट पे लिए 16% पर एनम पे 5 साल के लिए। तो हमें डिफरेंस बताना है जो इंटरेस्ट बनेगा। आप कहेंगे सर देखो 12% पे 4 साल के लिए तो कितना हो गया? 12 × 4 48%। इसका 48% निकालेंगे तो आपको क्या करना है? परसेंट हटाऊंगा तो 2 जीरो कट जाएंगी, तो 60 × 48 तो एक जीरो आ गया, 6 8 जा 48, 4 कैरी फॉरवर्ड 24, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ इन 1000 को 16% पर एनम के हिसाब से 5 साल के लिए, तो 16 × 5 80%, 8 से 9 को मल्टीप्लाई करूंगा आ गया 72, ठीक है। फिर मेरे पास 2 जीरो हटेंगे और एक जीरो उसकी भी है, तो 2 जीरो रह जाएंगे यहाँ पे। ये ऊपर से आपको चीजें दिखी रही होंगी। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 20 आ गया, 71 में से 28 को घटाऊंगा तो ये 43 बन रहा है, 4320 ये आंसर आ गया। यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, लास्ट में 20 आ गया था तो तभी आंसर आ जाता। 1 मिनट से कम वाला सवाल था। अब ये वाला सवाल पिछले साल IBACIO में इस टाइप के काफी सवाल पूछे गए थे। अगर आपने उस टाइम के क्वेश्चंस या वीडियोस देखी है मेरी मिक्सचर वाली, तो फिर तो आप ये बना सकते थे टाइमली। अगर पहली बार इस तरह का सवाल देख रहे हैं तो थोड़ा फंस भी सकते हैं। तो ऊपर आपके ऊपर है कि साथ के साथ करना है या लास्ट के लिए छोड़ के चलना। अगर जिसने पहले कर रखा वो साथ के साथ कर सकता है, जिसने नहीं कर रखा पहले उसे लास्ट के लिए छोड़ना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, मैं आपको समझा देता हूं साथ के साथ कि हमारे पास सोल्ट और वाटर का मिक्सचर है जिसमें 14.5% क्या है? सोल्ट है, और इसकी कीमत क्या है? 24 रुपीज पर लीटर है, ठीक है। एक अनोदर सोल्ट और वाटर का मिक्सचर है जिसमें 29.5% क्या है? सोल्ट है, और इसकी कीमत है 43.5 रुपीज पर लीटर। तो हमें बताना है कि अगर 34% सोल्ट सॉल्यूशन हमें बनाए, कितने लीटर हम 30% सोल्ट सॉल्यूशन खरीद सकते हैं? 987 रुपीज का 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। अच्छा, अब 2 तरीके आपके दिमाग में आ सकते हैं। एक तो तरीका वो होता है जैसे कि हम जब भी मिक्सचर वाले सवाल पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, भाई वाटर की कीमत क्या होगी? 0 होगी। अगर वाटर की कीमत को हम 0 मान के चलें तो आप कहेंगे सर 14.5% सोल्ट सॉल्यूशन है तो वो 24 रुपए पर लीटर के हिसाब से है ना। तो 1 लीटर का 14.5% निकालूंगा तो आप कहेंगे सर 145 ml कितने के बराबर हो गया मेरे पास? ये हो गया मेरे पास यहाँ पे 24 रुपए का। और दूसरे स्टेटमेंट से ये चीज समझ में आ रही है, 29.5% निकालूंगा तो 295 ml, अगर खाली सोल्ट की बात करें वाटर की कीमत 0 मान ली
तो ये कितने का आ गया मेरे पास, ये 43.5 का, क्योंकि हम सिर्फ सोल्ट की कीमत निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें, क्या ये दो इक्वेशन कोहेरेंट हैं, क्या ये मैच कर रही है, नहीं कर रही। 145 का 2 टाइम्स करूंगा तो बनेगा 290। 290 की ml की कीमत इसके हिसाब से सोल्ट की कितनी हो गई, 24 इंटू में 2 ये हो गई 48। भाई यहाँ पे तो 43.5 दे रखा है, मतलब यहाँ पे खाली सोल्ट की कीमत नहीं ले जा रही है, आपसे पानी की भी कीमत मांगी जा रही है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये डिफरेंस है जो नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं जिसमें वाटर को हम इंप्योरिटी की तरह ट्रीट करते हैं, उसकी कीमत 0 मान लेते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जाए, पिछले साल 3 से 4 सवाल आए थे इसके। अब इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे करना है, शॉर्ट तरीके से कैसे करना है, वो मैं आपको समझा देता हूं, और जिसने कर रखा होगा वही एग्जाम टाइम में कर सकता है ये क्वेश्चन, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाएगा। जो मेथड मैंने अभी बताया यहीं पे फंस के रह जाएगा। आप कहेंगे सर मैं मान लेता हूं 1 लीटर सॉल्ट की कीमत कितनी है भाई, SN। 1 लीटर वाटर की कीमत कितनी है, W है, और टोटल कीमत कितनी आ गई मेरे पास। आप कहेंगे सर कितना परसेंट ले रहा हूं सोल्ट, 14.5, तो 1 लीटर का 14.5% ले रहा हूं, तो इतना कीमत भी इतनी हो जाएगी सोल्ट की वजह से। रिमेनिंग क्या हो जाएगी, आप यहां पे चाहो तो 100 में से माइनस कर सकते हो 14.5 को, हालांकि जब हम सॉल्यूशन करेंगे आगे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप कहेंगे सर 100 माइनस 14.5, ये 85.5% वाटर। 1 लीटर की कीमत इतनी है तो इतना परसेंट लूंगा 1 लीटर का, तो इतनी कीमत पानी की बन गई, इतनी कीमत सोल्ट की बन गई, और दोनों को मिला के क्वांटिटी कितनी हो गई 1 लीटर, जिसकी कीमत आ गई मेरे पास 24 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या आता है कि जब हम सोल्ट को लेते हैं 29.5%, तो इसकी कीमत, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा 70.5% वाटर ले लूंगा, तो इसकी कीमत मिला के हमारे पास बन रहा है 43.5। क्या मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है। आप यहाँ पे 1 लीटर सोल्ट की और 1 लीटर वाटर की कीमत निकाल सकते हैं कि कितनी कितनी बनी, और अगर 1 लीटर की निकल गई तो आप कह सकते हैं भाई 34% सोल्ट की कीमत। अगर 34% सोल्ट लेना है हमें, और इसमें फिर वाटर कितना लेना पड़ेगा, 100 में से 34 घटाओगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 66% वाटर। मैं मान लेता हूं ये n लीटर हमें लेना है, तो इसकी कीमत कितनी दे रखी है, टोटल 987 दे रखी है। ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी S और W की, डिवाइड करके आप निकाल लेंगे n का मान। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, एक शिफ्टिंग मेथड मैं आपको पढ़ाता हूं, वो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखो सीधी सी बात है, अगर परसेंटेज सोल्ट बढ़ेगी तो मेरे परसेंटेज वाटर कम होगी, यही चीज है ना। जैसे परसेंटेज ऑफ सोल्ट बढ़ी, मेरा परसेंटेज ऑफ वाटर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा उस हिसाब से, और हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करा, डायरेक्ट अप्रोच क्या रहेगी, ठीक है, मैं दोबारा से लिखता हूं 14.5% सोल्ट था जब मेरे पास, कंफ्यूज मत करिएगा, तो उसकी कीमत थी 24, और जब मेरे पास 29.5% सोल्ट है तो इसकी कीमत दे रखी है 43.5। हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 34% सोल्ट। अब आप देखिए जब मैंने यहां पे कितना बढ़ा दिया, ये आप कहेंगे सर 15% सोल्ट बढ़ा दिया सॉल्यूशन में, तो मेरी कीमत कितनी बढ़ गई, 43 में से 24 को घटाऊंगा तो मेरी वैल्यू बढ़ गई यहां पे 19.5 आ रहा है क्या, 19.5 रुपए। मतलब जैसे ही मैं 15% सोल्ट बढ़ा रहा हूं तो मेरी कीमत पर लीटर कितनी बढ़ जा रही है, 19.5। ठीक, अब मेरे को बढ़ानी कितनी है, इसे आप यहां पे भी देख सकते हैं कि सेम चीज यहां पे करी, 15% सोल्ट बढ़ गया, वाटर कितना हो गया, सेम 15% कम हो गया, तो हमारी कीमत कितनी बढ़ गई यहाँ पे 19.5। तो वाटर वाले लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली पैरेलली चल ही रहा होगा चेंज। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं कहूं कि सोल्ट मेरा अब यहां से मेरे को कितना बढ़ाना है, आप कहेंगे सर यहाँ पे 4.5% बढ़ाना है, तो 15% बढ़ाने पे मेरे को इतना पैसा बढ़ाना पड़ा। 4.5 कितना है इसका, 0.3 है, तो मैं इसका भी क्या करूंगा 0.3 टाइम्स कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 0.5, और 19 3 57 और 158, तो 5.85 आ जाएगा ना, 0.3 से कर रहा हूं, तो मेरे को वैल्यू इतनी बढ़ानी पड़ेगी। तो 35% सोल्ट सॉल्यूशन जो मेरा बनेगा उसकी कीमत कितनी आ जाएगी, ये इसमें आप बढ़ा दो, तो मेरे पास ये 3, 5 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 49.35।
ये 34% सोल्व सोल्यूशन की 1 लीटर की कीमत है। और 987 में कितने लीटर आएगा हमें बताना है। तो आप कहेंगे सर 987 डिवाइडेड बाय 49.35, दिस विल बी माय आंसर। अब ये आपको यहाँ पे करने में हो सकता है थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जो प्लेलिस्ट है ना मैंने IBC वाली करा रखी पिछले साल के सॉल्यूशन, उसमें मिक्सचर वाली क्लास देखना, तो आपको समझ आएगा कि इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। तो इन क्वेश्चंस में टाइम कुछ भी नहीं लगना, बहुत ही कम टाइम में आप कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसका 2 टाइम 49 2 जो 98 होता है, 0.35 इंटू 2 7, मतलब यहाँ पे अगर मैं हटा भी दूं और 2 जीरो लगा दूं तो आप यहां से देखेंगे ये वाली वैल्यू से 2 टाइम्स काट रही है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। ये सिंपल सवाल था सिंप्लीफिकेशन का जो हर कोई कर सकता था। अगर मैं सॉल्व करता हूं 56 डिवाइडेड बाय 4 हो गया 14, 3p, 24 डिवाइडेड बाय 12 2 प्लस 4, ये 7 प्लस 3, क्या यही वैल्यू आएगी मेरे पास। हमें p का मान बताना है, तो ये हो गया 10, ये हो गया 18 माइनस 2 16, माइनस 6 उधर जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 तो -2, यही है। ठीक है, एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, मन मन में करो कैलकुलेशन। फिर हमारा स्टेटमेंट बेस्ड आ गया। अभी मैंने कोई स्टेटमेंट बेस्ड छुआ नहीं है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है स्टेटमेंट बेस्ड भी, ये ध्यान रखना। मैं कह रहा हूं अगर हम छोड़ के चलते हैं सारे के सारे, ये वाला सवाल है a प्लस बी रूट 5 का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर दे रखा है, तो हमें बताना है अगर a और b नेचुरल नंबर है तो a प्लस बी का मान क्या होगा। ठीक, अब सोल्व करेंगे तो भाई आपको पता है ये स्लट्स वाला पार्ट है, जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो इसे एक परफेक्ट स्क्वायर होगा ये, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आप इसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लेने की कोशिश कर लो, वरना आप इसे भी कर सकते हो कि आप कहेंगे सर ये मेरे पास अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर और मेरे पास यहाँ पे प्लस 2ab रूट 5, ये वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी 89 प्लस 24 रूट 5 के बराबर आएगी। अच्छा, आपको ये चीज पता है यहाँ पे कि a और b अगर नेचुरल नंबर है तो इनका सम ये भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। रूट में कुछ नहीं आ सकता, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 ऐसी वैल्यू देंगे, रूट में कुछ नहीं लेंगे, तो ये नेचुरल नंबर होगा। और ये 2ab वाला पार्ट नेचुरल नंबर होगा और ये रूट 5 हमारा इरेशनल है, तो ये वाली टर्म के कोरोस्पोंडिंग सिर्फ ये वाली वैल्यू हो सकती है। तो आप कहेंगे सर 2ab 24 को रिप्रेजेंट करेगा और मेरे पास a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर ये रिप्रेजेंट करेगा 89 को। तो आप देख लो कौन कौन सी वैल्यू पे सेट बैठ सकता है, थोड़ा हिट एंड ट्रायल कर लो। 12, अच्छा ये आ गया मेरे पास 12। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है a प्लस बी का मान क्या आएगा। तो अगर a और b नेचुरल नंबर है तो किस पार्ट तरीके से हम स्प्लिट कर सकते हैं a और b को। आप कहेंगे सर 12 और 1 हो सकता है, इसके बाद 1 की जगह यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 रखा तो यहाँ 4 आ जाएगा, इसके बाद आगे करूंगा तो रिपीट हो जाएगा। तो ये 3 केसेस ही बन रहे हैं मेरे पास। तो अगर मैं यहाँ पे इसे a मान लूं और इसे b मान लूं तो मेरे पास यहाँ पे 1 और 12 का स्क्वायर तो इससे कहीं ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता इसमें। फिर यहाँ पे 2 और 6 वाला केस है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 6 का स्क्वायर 36 इंटू में 5 ज्यादा चला जाएगा। और इसके अलावा 2 का स्क्वायर 4 5 जा 20 और ये हो जाएगा 36, ये भी नहीं बन रहा। बचा 4 और 3, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 9 5 जा 45 नहीं बन रहा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 5 जा 80 और 3 का स्क्वायर 9, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा b 4 हो जाएगा और a हो जाएगा 3, तो सम कितना आ गया 7 आ गया। ये मैंने थोड़ा सा लंबे तरीके से बोल दिया आपको, मतलब इस तरीके से मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा था बिगिनर्स के पर्सपेक्टिव से कि ऐसे भी देख सकते हैं, वरना हमें सिंप्लीफिकेशन का तरीका पता है, हम वही यूज करते हैं। जैसे हमारे पास 89 प्लस 24 क्या है रूट 5 है। ठीक है, इसमें और भी केसेस जैसे हम लेते तो रिपीटिव केसेस मैंने सारे साथ में मर्ज करके दिखा दिए, वरना आप यहाँ पे कहते सर ये 4 3 हो गया,
फिर यहाँ पे 6 12 हो गया, 6 और 2 हो गया, और फिर यहाँ पे 12 और 1 हो गया। ये सब मैंने एक साथ ही देख लिया। इस तरीके के क्वेश्चन को मेरे को इसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप कहते हैं सर इसे मान के चलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसे मान के चलो आप 2ab। ठीक है, उस पर्टिकुलर केस में हम कहेंगे यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ये a और b इससे क्रॉसपोंड मत करना, ये दूसरा है, वरना इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देता हूं, और ये हो जाएगा मेरे पास 2xy। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो मेरे पास ये क्या हो जाता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। 2 से काट दूंगा तो 12, तो एक्स वाई किसके बाद आ जाएगा मेरे पास 12√5 के बराबर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके बराबर। तो एक्स वाई को अब इस तरीके से बांटना है मेरे को कि भाई उनके स्क्वायर का सम यहाँ आ जाए और प्रोडक्ट आ जाइए। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, अगर आप इसके केसेस बनाओगे एक एक करके तो आपको थोड़ी देर में ये चीज समझ में आएगी कि हमारे पास जो वैल्यू होगी यहाँ पे आप कहेंगे सर एक मेरा 3 हो सकता है और एक हो सकता है 4√5। तो इसका 4√5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मिला के कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर अगर मेरे को स्क्वायर में की फॉर्म में लिखना है तो मेरे पास ये 3 प्लस 4√5 का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे अगर मैं इसे a प्लस b√5 से कंपेयर कर लूंगा तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, और a प्लस b कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन जो वन टाइम में आप कर सकते थे, मैंने लगभग वो कराने की आपको कोशिश करी। और अगर मैं खाली मैथ्स के वही क्वेश्चन देखूं जो जिनकी तैयारी ठीक ठाक है वो वन गो में कर पाए, तो हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, एक करा दिया, ये वही है, छोड़ दिया अभी ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 क्वेश्चंस ऐसे थे जो वन गो में कर सकते थे। और इसमें से भी अगर मैं थोड़ा और हटा दूं, जो मुश्किल वाले बीच बीच में 2-3 आ गए ऐसे जो आपको लग रहा हो कि आपने पहले कभी नहीं देखी, जिनकी तैयारी कच्ची है, तो 3 और घटा दो चलो, तो 11 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो बहुत ज्यादा इजी थे, जो 1 मिनट से कम में कोई भी बच्चा कर सकता है जिसने थोड़ी भी तैयारी ठीक ठाक करी है। तो एवरेज में 11 नंबर तो मैथ्स में आने चाहिए थे ना। ठीक है, अगर आप ये मैं कह रहा हूं आपको सारे करने ही नहीं सॉल्व, आप एग्जाम देने जा रहे हो सिर्फ 11 क्वेश्चन कर लेते हैं आप, तो भी आपका स्कोर इतना गंदा नहीं आता, आप थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकते थे। क्या आप सच सच बताओ जिन लोगों ने टेस्ट दिया क्या ये 11 क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाए? ठीक है, मैथ्स में एवरेज स्कोर कितना रहा, 7.3। 11 कर लेते तो 11 नंबर तो लेके आते आप कम से कम, एक गलत भी हो जाता तो 10 तो आते, क्यों एवरेज स्कोर इतना कम गया? तो ये अपने आप से सवाल पूछे क्या अटेम्प्ट करने में दिक्कत है। और अभी मैं स्टेटमेंट वाले कराऊंगा, वो भी जो छोड़े हैं ना भाई, आसान है वो, मुश्किल नहीं है, ये मत समझना कि छोड़ दिया तो मुश्किल है वो। मैंने कहा कि मैंने बिना पढ़े छोड़े हैं, तब है ये चीज। अब जैसे ये वाला सवाल था, चलो एक एक करके, थोड़ा लंबा था इसलिए छोड़ा था, हालांकि किया जा सकता था। कहता है राम ने 2 ऑब्जेक्ट बेचे ए और बी सेम प्राइस पे, कुछ इस तरीके से बेचे उसने कि उसे 25% का प्रॉफिट होता है ऑब्जेक्ट ए पे और 12% का लॉस होता है ऑब्जेक्ट बी पे, सेलिंग प्राइस सेम है। तो मैंने कहा ए का कॉस्ट प्राइस ए मान लेता हूं, बी का कॉस्ट प्राइस बी मान लेता हूं। ए पे कितने प्रॉफिट पे बेचा, 25% पे, तो कितने का बेचा होगा, 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। बी को बेचा 12% के लॉस पे, तो बेचा कितने का होगा, 100 - 12 दैट इज 88% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम दे रखा है, तो ए और बी के कॉस्ट प्राइस का वैल्यू हम यहीं से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर 88 डिवाइडेड बाय 125, आगे कहीं से कट रहा हो तो काट लो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज हमें यहाँ पे पहली स्टेटमेंट से मिल गई। कहता है कि अगर वो सेलिंग प्राइस को कुछ इस तरीके से बचाए कि अभी भी ए और बी सेम प्राइस पे बेचे जा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट बी पे कितने का प्रॉफिट हो जाए, 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो हमें बताना है ऑब्जेक्ट ए पे कितना प्रॉफिट होगा नियरेस्ट। ठीक है, तो अभी कॉस्ट प्राइस इतना हो गया, अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बी पे 20% का प्रॉफिट लेना है। 20% मतलब 12/10 या फिर 6/5 भी कह सकते हैं। तो अब हमारे पास बी का सेलिंग प्राइस ये है, मैंने यहां पे सेलिंग प्राइस कर दिया, पहले कॉस्ट प्राइस था, और ए का ये कॉस्ट प्राइस दिया है, और सेलिंग प्राइस अब दोनों का इक्वल करेंगे हम,
तो भाई ए का सेलिंग प्राइस कितना बनाना पड़ेगा मेरे को, इसे सोल्व करूंगा तो 25 5 से काटने पर और 6 150। ये मेरा बी का नया सेलिंग प्राइस आया है। ए पे कितना परसेंट प्रॉफिट होगा अगर सेम सेलिंग प्राइस हो जाए, तो आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस ए का 88 है, बी को 150 का बेचा जा रहा है, तो अब इसे भी 150 का बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का हो गया, आप कहेंगे सर 62 का प्रॉफिट हो रहा है 88 पे। तो 62 डिवाइडेड बाय 88 इंटू में 100%, ये हमें बताना है कि अप्रोक्सीमेट ए पे कितना प्रॉफिट होगा। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन बहुत ज्यादा दूरी पे है, ठीक है। आप यहाँ पे करना चाहो तो पहले यहाँ पे 2 से काट लिया है यहाँ पे, या पूरा पूरा काटना चाहो तो पूरा भी काट सकते हो। 4 और 2 8 से कट गया, 41 इंटू में 25 आएगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 11। 500 1025 डिवाइडेड बाय 11, थोड़ा गलत कर दी कैलकुलेशन, 4 से काटा पहले और फिर 2 से काटा, तो ये 31 है, सॉरी 775 डिवाइडेड बाय 11, और ये वाली वैल्यू कितने टाइम्स जाएगी, 7 0 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, तो ये आंसर आ गया मेरा। क्लियर। दूसरा तरीका डायरेक्टली आप 6200 को 80 से करके देखते हैं, तो आप कहते हैं सर 80 अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास जाता है, तो 9 से 6200 कितना टाइम जाएगा, लगभग 7 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मोर अप्रोप्रिएट होगा। ए और बी में थोड़ी सी कंफ्यूजन उस केस में रहती, तो हमने पूरा ही कर लिया। अगला सवाल ये हो गया था। अगला सवाल हमारे पास ये है, पंकज काम करता है 6 दिन और काम को छोड़ के चला जाता है। हमें बताना है पंकज कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। मैं मान लेता हूं पंकज एक दिन में कितना काम करता है, पी काम करता है, तो उसने 6 दिन काम किया और काम छोड़ के चला गया। अभी हमें कुछ नहीं पता कितने दिन में और काम कंप्लीट होगा, टोटल वर्क कितना है, कोई भी स्टेटमेंट मेरे पास नहीं है। तो ये जो गिवन है बस मैंने ये लिख दिया, और हमें बताना है पंकज का टाइम कितना होगा, जो कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पंकज की एफिशिएंसी से मेरे को मिलेगा। स्टेटमेंट 1 कहती है कि रमेश बचे हुए काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। अच्छा, रमेश की एफिशिएंसी को अगर मैं क्या मान लूं, आर मान लूं, तो आप कहेंगे सर पंकज 6 दिन काम किया, रमेश 12 दिन काम करा, और ये हो गया मेरा टोटल वर्क के बराबर। क्या इससे मैं पंकज की एफिशिएंसी को निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। क्या मैं रमेश की एफिशिएंसी को निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। और टोटल वर्क को मैंने क्या माना है, डब्ल्यू माना है। क्लियर। तो खाली इस स्टेटमेंट से मैं कुछ नहीं निकाल पा रहा। अगला है मेरे पास, पंकज और रमेश साथ मिलके काम को 36 बाय 5 डेज में कर सकते हैं। अब अगर सेकंड स्टेटमेंट को अक्रोता देखूं, तो खाली सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि भाई टोटल वर्क कितना है मेरा, 36 बाय 5 डेज में पंकज और रमेश मिलके काम को कर सकते हैं। अगर मैं खाली ये स्टेटमेंट 2 देखूं, क्या मैं इससे अपना आंसर निकाल सकता हूं? खाली नहीं निकाल सकता। खाली स्टेटमेंट 2 से भी, स्टेटमेंट 1 से खाली नहीं निकाल पा रहा, स्टेटमेंट 2 से खाली क्या निकल जाएगा मेरे पास काम? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 6p इसका तो कुछ अपने आप में रेलिवेंस है ही नहीं, और यहां पे मेरे पास ये वाला पार्ट आ गया, इससे भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को मिला दिया जाए, तो आप कहेंगे सर ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो P और R की एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पे मिल जाएगा, तो मेरे पास टोटल वर्क मिल जाएगा, और टोटल वर्क मिल गया तो P कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, हम वो भी कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को अगर मैं मिला दूं, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इस तरह के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। हमें सॉल्यूशन पता चल गया कि 1 और 2 से तो मिल ही जाएगा। पहली स्टेटमेंट कहती है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, तो भाई ये तो गलत है, दोनों से हो रहा है आंसर। एनी 2 स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट, अब देखो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि 1 और 2 से तो मेरे को आंसर मिल रहा है। हो सकता है कि 2 और 3 खाली अगर यूज करता, क्या मेरे को आंसर मिलता, नहीं मिलता, पता नहीं। 1 और 3 यूज करता, मिलता नहीं मिलता, नहीं पता। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। All 3 statements taken together is sufficient, तीनों स्टेटमेंट को साथ में ले तो सफिशिएंट है। लेकिन तीनों स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई स्टेटमेंट 1 और 2 से ही मैं आंसर निकाल सकता हूं, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। ओनली स्टेटमेंट 3 इज सफिशिएंट। अब ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, खाली स्टेटमेंट 3 से निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता। द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ रमेश इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ द पंकज। तो पंकज हो गया और रमेश हो गया।
रमेश की 1/4 है तो मैं कह सकता हूं पंकज की एफिशिएंसी 4 हो गई तो रमेश की 1 हो गई। अगर मेरे को ये भी मिल गया, क्या मैं इस स्टेटमेंट से, और पंकज 6 दिन में कुछ काम करके चला गया, मैं बता सकता हूं मेरे को टोटल वर्क के बारे में पता चल रहा। किसी ना किसी का तो टाइम मुझे देना चाहिए ना, कि ये इतने टाइम में कर देगा या इतने टाइम में। जब टाइम ही नहीं मेरे को मिलेगा तो खाली एफिशिएंसी से मैं क्या कर लूंगा, एक ना एक का तो टाइम चाहिए ना। तो इन दोनों से खाली स्टेटमेंट 3 और गिवन स्टेटमेंट से भी मैं नहीं निकाल पा रहा। तो चारों ऑप्शन मैंने देख लिए, तो भाई ये भी सफिशिएंट नहीं है। पहला, तीसरा और चौथा तो कट ही गया, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है भाई? आंसर ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कोई भी दो स्टेटमेंट ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या निकालने की जरूरत है आपको? भाई नहीं निकालने की जरूरत। जब पहले 3 ऑप्शन कट गए तो डायरेक्टली आपको यहां से आंसर मिल जाएगा, पूरा सोल्व करने की नीड नहीं है। आपको बस ये समझना है कि क्या इससे आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ठीक, अब बाकी आप चाहे तो मैं कोई भी 2 स्टेटमेंट लेके आंसर को निकाल सकता हूं, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आ भी रहा है। जैसे कि अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को यूज करता हूं, तो आप इन दोनों स्टेटमेंट से कैसे निकालेंगे, जो मैं अभी बता रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं पे मेरा खत्म हो चुका है, सॉल्यूशन आ गया मेरा। सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 6 को कॉमन ले लूंगा तो 36 कट जाएगा, बचेगा 6। तो p + 2r, ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 6/5 p + r है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5p 6p, p बचेगा 10r, और यहाँ पे मेरे पास है 6r, तो बचेगा मेरे पास यहाँ पे 4r। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो p/r हो गया 4:1। अगर एफिशिएंसी का रेशियो इतना आ गया तो p की जगह यहाँ पे रख दो 4, r की जगह रख दो 1, तो 24 + 12 टोटल वर्क कितना हो गया? 36 हो गया। p की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है, तो p का टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पे 9 आ जाएगा, है ना। तो निकल गया मेरा आंसर। ऐसे ही अगर आप देखो, इन दोनों को भी देख लो, स्टेटमेंट 1 और 2 देख ली, 2 और 3 खाली देख लेता मैं, तो भाई दोनों का कंबाइंड टाइम मेरे को दे रखा है, और इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो मान लो 4:1 आ गया, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई 5। टाइम कितना लग रहा है? 36/5, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 5 × 36/5, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, टोटल वर्क हो गया 36। पी की एफिशिएंसी है 4, 36/4, ये आ जाएगा 9। तो इन दोनों से भी निकल गया आंसर। और अगर आप इन दोनों को यूज करना चाहो तो इन दोनों से भी निकल जाएगा। आप कहेंगे सर अगर मैं लास्ट की यूज कर लूं, ठीक है, अगर कट रही हो तो स्क्रीन देख लेना, फर्स्ट और थर्ड को यूज कर लेता हूं कि भाई पी ने 6 दिन और आर ने कितना 12 दिन काम किया, तो काम कंप्लीट हो रहा है। और पी की एफिशिएंसी क्या है? 1/4 है आर से, सॉरी पी की, आर की एफिशिएंसी 1/4 है पी से, तो पी की एफिशिएंसी को 4 मान लिया, आर की एफिशिएंसी को 1 मान लिया, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 36 हो गया। पी की एफिशिएंसी 4 थी, 4 से डिवाइड कर दिया तो 9 आ गया। तो पहले और तीसरे से भी निकल गया। ठीक, आपको ध्यान रखना है अगर आपको किसी का भी टाइम बताना है या क्वेश्चन सोल्व करना है, सिंपल था ये वाला, कि अगर आपको क्या चाहिए, एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए और आपको टाइम चाहिए। अगर दोनों चीज मिल गई तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो मैंने बिना कुछ करे ही आपको स्टेटमेंट पढ़ के ही बता दिया था, पहली 2 स्टेटमेंट से ही मेरा आंसर आ गया था। बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपको तीनों स्टेटमेंट पढ़नी पड़े, पूरा सोल्व करना पड़े, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। ये सारे हो गए, ये हमने छोड़ना ही है। मैं करा भी नहीं रहा इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस को, क्योंकि एग्जाम में भी आप कर नहीं पाओगे, टाइम बचेगा नहीं इतना। अच्छा, अब जैसे ये वाला सवाल है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, कहता है कि डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है राजधानी एक्सप्रेस 2 घंटे में, ओरिजिनल स्पीड से वो बताना है। ठीक है, तो मान लो राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड है s, 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इतना, मेरे को ये वाली वैल्यू बतानी है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को करना कैसे है। 2s मेरे को वैल्यू बतानी है, तो मतलब मेरे को स्पीड निकालनी है, जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उससे स्पीड क्या निकाल पाएंगे या नहीं। पहली स्टेटमेंट है कि ट्रेन ओरिजिन से 25/9 आवर्स लेट स्टार्ट करती है और डेस्टिनेशन पे जाती है जो कि 1250 किलोमीटर की दूरी पे है। अब यहां पे डिस्टेंस मेरे को मिल गया, जो मेरे को डिस्टेंस निकालना है ये वो नहीं है, डिस्टेंस 2 घंटे वाला है, टोटल डिस्टेंस अलग होगा। ठीक है, या फिर इसे हटा ही देता हूं, मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है सिर्फ। अब यहां पे टोटल डिस्टेंस दे दिया मेरे को, भाई डी इतना है, और स्टेशन से कितने टाइम के बाद निकल रही है, इतने टाइम के बाद। क्या इससे मेरे को स्पीड पता चलेगी कुछ? ये स्पीड थोड़ी, देखो स्पीड निकालनी है तो टाइम मुझे चाहिए, कितना टाइम लगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। क्या इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा ये दे रखा है? नहीं दे रखा तो मैं स्पीड नहीं निकाल सकता। तो खाली स्टेटमेंट 1 से मैं नहीं निकाल सकता। खाली स्टेटमेंट 2 को देख लेते हैं कि भाई
डेस्टिनेशन को अगर हमें शेड्यूल टाइम पे पहुंचना है तो उसे अपनी स्पीड ट्रेन की ओरिजिनल से 120% करनी पड़ेगी। तो मैं कहूंगा यार ओरिजिनल स्पीड है और न्यू स्पीड है, 120% करूंगा तो पहले मान लो मेरे पास स्पीड थी यहाँ पे x 5x, तो इसका 120% 6x ये हो जाएगी। तो क्या खाली अगर मैं ये स्टेटमेंट देखूं कि भाई ओरिजिनल स्पीड अगर 5x है तो नई स्पीड 6x होगी, इसे मैं देख नहीं रहा, अभी पहली स्टेटमेंट को भूल जाओ, सिर्फ ये दे रखा ओरिजिनल स्पीड और नई स्पीड, अगर हमें डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचना, डिस्टेंस नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, क्या इससे आंसर निकलेगा मेरा? खाली नहीं निकलेगा। ये स्टेटमेंट 1 हो गई, ये स्टेटमेंट 2 हो गई, क्या खाली इनमें से किसी भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट से आंसर निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो सबसे पहला ऑप्शन, जो डेटा है स्टेटमेंट 2 में काफी है आंसर, क्वेश्चन के आंसर करने के लिए, और 1 में काफी नहीं है, तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 में काफी आंसर करने के लिए, जो 2 है उसमें काफी नहीं है, तो ये भी हट गया। डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, एक ये रह गया। और एक कहता है कि दोनों स्टेटमेंट मिला के भी आप आंसर नहीं निकाल सकते हो, एक स्टेटमेंट कहती है कि दोनों स्टेटमेंट मिला के आप आंसर निकाल सकते हो। अब कंबाइंड एनालिसिस हमें देखना पड़ेगा। कंबाइंड एनालिसिस में क्या होता है, आप कहेंगे सर अगर मेरे को स्पीड निकालनी है, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड है क्या 5x, तो मैं इसे यहां पे फिलहाल 5x कर देता हूं। अब मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट में ये देखा था डिस्टेंस है हमारा इतना, और कितना लेट निकल रहे हैं हम, 25/9 आवर्स। और सेकंड स्टेटमेंट तो ऑलरेडी आपको देख रखा था कि अगर आपको टाइम पे पहुंचना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट इकलौती तो काम करेगी नहीं, इसे फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें लेट ट्रेन निकल रही थी और उसका रेफरेंस सेकंड स्टेटमेंट में ऑलरेडी आ रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट निकलेता कुछ नहीं कर सकते, उसे फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दे रखा है हमें कितना, 25/9। अगर मैं बात करता हूं ओरिजिनल स्पीड से जाती तो डी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता, आप कहेंगे सर डिस्टेंस है 1250 का, टाइम लगता मेरे को कितना 5x की स्पीड से जाता तो इतना टाइम लगता। लेकिन हम क्या करें, इतना टाइम लेट कर दिया हमने 25/9 मिनट, तो अभी हमें इतने टाइम के अंदर डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। अगर इतने टाइम में डिस्टेंस को कवर करना है तो स्पीड क्या चाहिए 6x, तो हम कहेंगे यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 1250 डिवाइडेड बाय 6x। क्या सोल्व करके एक इक्वेशन, एक वेरिएबल है मेरे पास, x का मान निकाला जा सकता है। अगर x का मान निकल जाएगा तो मैं यहाँ पे स्पीड बता पाऊंगा जो कि 5x और मैं डिस्टेंस भी निकाल लूंगा। क्या मेरे से डिस्टेंस की वैल्यू पूछी है? नहीं पूछी। अगर डिस्टेंस की वैल्यू नहीं पूछी कि 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो मेरे को बस ये बताना था कि क्या मैं आंसर निकाल लूंगा या नहीं निकाल लूंगा। मैंने इतना देख लिया कि इक्वेशन बन गई मेरी, तो आंसर निकल ही जाएगा। तो मेरा इस क्वेश्चन का अगर आंसर होगा तो वो यही हो सकता है ये। अब इसमें एक केस ये बन सकता है कि भाई आप कोई भी स्पीड रख दो, कोई ऐसी वैल्यू ही ना निकले x की, आप इसे सोल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, x की दोनों वैल्यू इमेजिनरी बन जाए या कुछ और बन जाए, तो उस केस में फिर ये केस भी हो जाता है कि भाई सफिशिएंट ना हो। लेकिन ऐसे रेयरली केस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, चलेंगे आगे अब हम। और लॉजिकल अप्रोच तो ये है कि वो स्टेटमेंट कब होती है, मान लो ये कह देता है यहाँ पे, अब हमें क्या हो रहा है, हमने लेट चलना स्टार्ट किया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सेम टाइम पे पहुंचना है स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो x की एक रियल वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर हम ऐसा होता कि हम लेट चल रहे हैं और हमने स्पीड को भी घटा दी, क्या हम कभी टाइम पे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता कि यहाँ पे 120% की जगह वो 100 से कम 80% हो जाती कि ओरिजिनल स्पीड के 80% चलेंगे, तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाता कि दोनों स्टेटमेंट मिला के भी हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाएंगे। समझ आ गया आप लोगों को? तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको माइंड यूज करना है, अपना क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये इसका हो गया हिंदी ट्रांसलेशन। अगला सवाल हमारे पास कहता है 1 किलोमीटर की रेस है। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। कितने मिनट से रामू हराएगा राम को? ठीक है, तो एक रामू की बात चल रही है और हमारे पास बात चल रही है राम की। आगे कहता है, पहली स्टेटमेंट कहता है कि 1 किलोमीटर रेस में रामू रमन को 150 मीटर से हराता है। तो भाई रामू के साथ यहाँ पे अब रमन भी जुड़ गया, और हमें कनेक्शन किसके बीच में चाहिए? इन दोनों के बीच में। पहली स्टेटमेंट हमें किसके बीच में कनेक्शन दे रही है? इन दोनों के बीच में कनेक्शन दे रही है। क्या? स्टेटमेंट 1। 150 मीटर से अगर रामू हरा रहा है रमन को, तो ये 1000 मीटर चलेगा, और 150 कम कर लो तो ये 850 मीटर चलेगा, गिवन टाइम अगर मैं कांस्टेंट कर दूं। ठीक है, तो क्या मेरे को रामू और रमन के बीच में कोई रिलेशनशिप यहां पे मिली?
नहीं मिली। तो खाली स्टेटमेंट 1 से तो कुछ नहीं होगा, मेरे को ये समझ में आया। स्टेटमेंट 2 पे चला, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ रमन एंड राम इज 5:4। रमन और राम की स्पीड का रेशियो क्या हो गया 5:4। अच्छा, अब जैसे ही आपको मिल गया स्टेटमेंट 2, तो स्टेटमेंट 2 में इन दोनों के बीच में कनेक्शन है क्या? खाली स्टेटमेंट 2 कुछ कर सकती है? रामू और रमन के बीच में कुछ बता रही है? नहीं बता रही। तो खाली स्टेटमेंट 2 भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं 1 और 2 को देख लेता हूं साथ में, तो पहली स्टेटमेंट इन दोनों को जोड़ रही है, दूसरी स्टेटमेंट इन दोनों को जोड़ रही है, तो क्या मेरा रामू और रमन के साथ कनेक्शन बन सकता है? बिल्कुल कनेक्शन बन सकता है। अब कनेक्शन कैसे बनेगा? आप कहेंगे सर टी टाइम में ये 1000 मीटर चल रहा है, 150 मीटर से रमन को हराया, तो ये डिस्टेंस का रेशियो होगा, टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। तो आप कहेंगे सर इनकी स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? 50 से काट दूंगा तो 20:17 आ गया। इन दोनों की स्पीड का रेशियो रमन और इसका दे रखा है, यहां पे इन दोनों का हमें मिल रहा है, तो इन तीनों की कंबाइंड स्पीड का रेशियो निकाल सकता हूं, जिसमें मेरे को रामू और रमन की स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, हमें बताना है रामू कितने मीटर से रमन को हराएगा। तो क्या हम डायरेक्टली इस काम को कर पाएंगे? अगर मेरे को स्पीड का रेशियो मिल गया, टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो भी वही होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने ये कहा कि 1 और 2 स्टेटमेंट को मिला दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। अभी थर्ड स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है। अब एक बार ऑप्शन देख लो, कहता है स्टेटमेंट 1 और 2 सफिशिएंट है, बिल्कुल सही है। अब ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट है, ये पहले ऑप्शन में मिल गया, तो क्या क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया? क्या मेरे को इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट अपने आप में 100% करेक्ट है, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी ओनली स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर सफिशिएंट, तीसरी की जरूरत ही नहीं है, तो यह हट जाएगा, हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इधर स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर और स्टेटमेंट 1 एंड 3 टुगेदर आर सफिशिएंट। अब देखो, अब बात आती है क्लोज आंसर कौन सा है। 1 एंड 2 टुगेदर हमें पता है सफिशिएंट है, लेकिन अब यहां पे क्या रहा है कि अगर 1 और 3 ले लो खाली, तो क्या उससे भी आंसर मिल जाएगा? तो अब हमें चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसे में हमने डायरेक्टली देखते इस पे मार्क कर दिया, तो हम क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो दिस कैन बी आर आंसर एज वेल। इसके लिए थर्ड स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी। और अगला है ओनली स्टेटमेंट 3 इज सफिशिएंट। तो खाली अब स्टेटमेंट 3 को देख लो, इसमें रमन और राम की बात कर रही है, जबकि रामू और राम का हमें चाहिए था, तो स्टेटमेंट 3 सफिशिएंट नहीं है। तो अब हमें 1 और 3 से चेक करना है, क्या हम आंसर निकाल सकते हैं? 1 और 2 से तो हमें पता निकल जाएगा। जिन लोगों को हल्की सी भी कंफ्यूजन हो रही है कि भाई कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सेकंड स्टेट फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं। ये 5:4 आ गया। जब रामू 1000 मीटर कर रहा है, तो रमन 850 मीटर कर रहा है। रमन और रामू की स्पीड का रेशियो इतना है, तो मैं अगर रमन को यहाँ पे 850 दौड़ा दूं, तो मेरे को पता चल जाएगा राम ही है ये, सॉरी। तो राम उस टाइम पे कितना दौड़ेगा? तो यहाँ पे 5 है, 850 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 170 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे जब ये 850 दौड़ेगा, तो मेरे पास ये कितना दौड़ेगा? इसमें 170 कर दो तो ये आ जाएगा, ये 680 दौड़ेगा। तो इस केस में हमारे पास क्या हो गया? जब ये रामू 1000 मीटर दौड़ रहा है, राम कितना दौड़ रहा है? 680 मीटर। तो कितने मीटर से हराएगा? 320 मीटर से। इन दोनों का क्या ले लेंगे? डिफरेंस। तो आंसर आ गया। ठीक, अब हम 1 और 3 स्टेटमेंट को भी एक बार देख लेते हैं कि 1 और 3 स्टेटमेंट से कैसा होगा। पहली स्टेटमेंट राम, एक तो सारे नाम ऐसे हो गए ना, आर से हैं, रामू, रमन और यहां पे है राम। रामू और रमन 1000 मीटर दौड़ रहे थे, तो ये 850 मीटर दौड़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर रेस में रमन हराता है राम को 200 मीटर से। तो रमन यहाँ पे अगर 1000 मीटर दौड़ेगा, तो ये राम कितना दौड़ेगा? 200 मीटर कम, मतलब 800 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, अब ये 1000 मीटर दौड़ेगा, तो ये इतना दौड़ेगा। अगर इसे 1000 की जगह 850 बना लूं मैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में 850 कर लो। तो जब रमन 850 दौड़ेगा, तो ये कितना दौड़ेगा? 850 डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे, तो आपको बस ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो ये अगेन वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 680 की आएगी मेरे हिसाब से। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जब रामू 1000 दौड़ रहा है, तो ये 680 दौड़ रहा है, तो डिफरेंस कितना आ गया? वही 320 मीटर। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे तो हालांकि मैच कर गया कि यहाँ पे भी 320 और यहाँ पे भी 320 है ना। ये तो हमने इजी क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोगों के लिए। अगर मैं इसमें ये आ जाता कि यहाँ पे भाई ये 320 ना हो गए, यहाँ पे वैल्यू हो जाती मेरी से 300,
तब भी हमारे पास चाहे आंसर डिफरेंट आए दोनों, लेकिन हम आंसर निकाल पा रहे हैं ना, तब भी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही क्या होता, करेक्ट होता। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रख लेना। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। 16 हो गया, 17 थोड़े बेसिक्स पे चला गया मैं क्लासेस के बीच में, इसलिए थोड़ा हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लग रहा हो। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है ये कि एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट्स का प्रोडक्ट 72 है। अब 2 डिजिट का नंबर है, मान लो ए और बी, ठीक है, नंबर मेरा ये है, तो ये एक सिंगल डिजिट है और ये भी एक सिंगल डिजिट है। इनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 72 आ रहा है। तो आप ये बताइए मेरे को, कौन कौन सी मेरी डिजिट्स हो सकती हैं। एक ही केस बनता है कि भाई एक को 9 रख लो और एक को 8 रख लो, या एक को 8 रख लो एक को 9 रख लो, जब इन दोनों का प्रोडक्ट 72 बन पाएगा, और कोई केस तो बन नहीं पाएगा। आप देखेंगे मिनिमम एक सिंगल डिजिट का नंबर 9 होता है, ठीक है। तो अगर 72 को देखो तो 10 को भी 7 से ज्यादा बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके ये आएगा, है ना। तो 9 में जिसमें मल्टीप्लाई करूंगा वो 7 से ऑलरेडी बड़ी वैल्यू होगी, अगर 10 से छोटा कर रहा हूं तो वो 8 होगी या 9 हो सकती है, तब जाके 72 मिलेगा। हमें पता 9 8 जा होता है, तो ये तो ए और बी का मान मेरे को 98 हो सकता है नंबर मेरा, या फिर 89 हो सकता है। तो कहता है नंबर डिविजिबल है 9 से, क्या ये 9 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या कोई भी दोनों में से कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। नंबर मेरा 80 से बड़ा है, बिल्कुल है। एग्जैक्टली 2 पॉसिबल नंबर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है, खाली स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, 2 और 3 करेक्ट है, ये हमें दे रखा है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए। स्टेटमेंट वाले कैसे करना है ये भी क्लियर हो गया। बाकी आईबीएसई का टेस्ट सीरीज आपको देखनी है तो देख सकते हैं, सीजीएल के लिए ये है और सीजीएल टीयर 2 के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसमें नए पैटर्न पे बेस्ड नए टेस्ट भी ऐड होंगे। और ये कंबाइंड टेस्ट सीरीज का कॉम्बो, जिसमें क्योंकि मैथ्स अगर आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस अच्छे से करना है तो ये टेस्ट सीरीज है, इंग्लिश करना है तो ये है, जीके करना है तो ये, रीजनिंग है ये। तो हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके टॉपिक वाइज, जिससे लिमिटेड क्वेश्चंस के साथ आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन रहे, ये टेस्ट आप लगा सकते हो अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है पूरा। अगर आपको डिटेल में सारी क्लासेस चाहिए तो कोर्सेज उसके लिए अलग अवेलेबल होते हैं। बाकी ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज का प्लान 499 में आता है, जिसके अंदर हम सारी टेस्ट सीरीज जितनी भी हमारी अवेलेबल है ये सारे के सारे एक ही सिंगल पैकेज में मिल जाता है। और जो फ्री टेस्ट है वो तो आप दे ही सकते हैं, उसके लिए कोई परचेज नहीं करना। जैसा आईबी के प्रीवियस ईयर या ओल्ड डेट वो सारे आपको आरबी के टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। कंप्लीट तैयारी के लिए अगर आप बिगिनर है, पूरा अच्छे तरीके से अगले साल को टारगेट करके तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफिसर बैच में सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिल जाएंगी। खाली मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स के लिए अलग से भी कोर्स अवेलेबल है। ऑफिसर बैच के साथ भी सारी की सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहती है। बाकी बताना क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर, और आपको आगे भी मैं टेस्ट के एनालिसिस कराऊं या खाली लाइव टेस्ट देके छोड़ दूं, ठीक है। आपके रिस्पॉन्स के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करेंगी। अभी आपसे अलविदा लेता हूं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है, जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दिया है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर आल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।